दोस्तों, विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए हेमंत सोरेन की रणनीति। झारखंड राज्य में राजनीतिक घटनाओं में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया है। इससे पहले राजभवन में शपथ ग्रहण करने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत की है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 विधायकों ने अब लोकसभा के लिए उम्मीदवारी जमा की है और अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दी है। यह इस संकट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी, नलिन सोरेन, भाजपा के मनीष जायसवाल और ढुलू महतो शामिल हैं। सीता सोरेन ने भी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। वे अब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं, जिससे विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 76 हो गई है। इसके अनुसार सरकार को सामान्य बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 39 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। झारखंड की राजनीति में यह बदलाव और समर्थन का जांच राज्य के नवनिर्मित मंत्रिमंडल के लिए महत्वपूर्ण है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनकी पार्टी की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश से सड़कें बंद, रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में इस समय मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के चलते भारी बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़कों पर पानी भर दिया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही चमोली और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। भूस्खलन से नेशनल हाईवे और अन्य सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने आपातकालीन परिचालन केंद्रों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। असम में बाढ़ से 24 लाख लोग प्रभावित। असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगभग 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 64 सड़कें बंद हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड और नागालैंड में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लेबर पार्टी का कश्मीर पर नया रुख। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने कश्मीर मुद्दे पर अपने रुख में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 2019 में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में पार्टी ने कश्मीर में मानवाधिकार हनन और आत्मनिर्णय के अधिकार की बात उठाई थी, जिसे भारत ने अविवेकपूर्ण और आधारहीन बताया था। कॉर्बिन के बाद कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्टारमर की सरकार ने एक नई रणनीतिक साझेदारी का प्रस्ताव रखा है, जिसमें व्यापार समझौते, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन में गहरा सहयोग शामिल है। लेबर पार्टी के विदेश सचिव डेविड लेमी ने भारत को एशिया का भविष्य और ब्रिटेन की समृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या, आरोपी निकला नाबालिग। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की घटना अद्वितीय जानकारियों के साथ सामने आई है। इसे उत्तर प्रदेश से संबंधित सहायक आशीष रंजन उर्फ छोटू और रिंकू ने पहले यूपी में विकसित किया, जिसमें नाबालिग आरोपी को नेपाल ले जाकर हत्या किए जाने की योजना बनाई गई थी। धनबाद आने के बाद कई युवाओं द्वारा आरोपी को मुनिडी के एक छोटे से सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां हत्या का अपराध किया गया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके असली पहचान को स्वीकृति मिलने तक वह नाबालिग बताया गया, जिससे उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया। अस्पतालों में प्रमाण पत्र न होने पर कार्रवाई। गिरगढ़ा गांव के 3 डॉक्टरों को उनके अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रदर्शित न करने के आरोप में बुक किया गया है। गिरगढ़ा के तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विपुल दुमातार ने गुरुवार को अस्पतालों का निरीक्षण किया और पाया कि डॉक्टर विवेक हिरापरा, डॉक्टर हर्षद रिबाड़िया और डॉक्टर हार्दिक बुहा के अस्पतालों में आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं लगे थे। दुमातार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तूफान बेरिल से कैरिबियन में तबाही। तूफान बेरिल ने कैरिबियन में व्यापक तबाही मचाई, जिसमें कैरिको द्वीप विशेष रूप से प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी साइमन स्प्रिंगेट ने बताया कि द्वीप की 100% आबादी प्रभावित हुई है। तूफान की तीव्रता श्रेणी 4 और 5 के बीच रही और इसे कैरिबियाई क्षेत्र में सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक माना जा रहा है। मानवीय सहायता दल सड़क अवरोध और संचार समस्याओं के बावजूद राहत कार्यों में जुटे हैं। विभिन्न देशों से सहायता पहुंच रही है और संयुक्त राष्ट्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर समन्वित प्रतिक्रिया दे रहा है। ऋषि सुनक के इस्तीफा स्पीच में अक्षता मूर्ति की ड्रेस ने बनाई चर्चा का मुद्दा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले ऋषि सुनक के पत्नी अक्षता मूर्ति की एक विशेष पहनावा वाली ड्रेस ने सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना लिया। ड्रेस की कीमत 395 पाउंड 42,000 रुपये है। ड्रेस के रंग और पैटर्न पर उपयुक्तायित ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने विचारों को व्यक्त किया, जिसके बारे में क्रिएटिव मजाक किया गया। तमिलनाडु में बीएसपी नेता की हत्या। के आर्मस्ट्रॉन्ग,
जो तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के राज्य अध्यक्ष थे। उनकी हत्या के मामले में 6 अनजान आक्रमणकारियों द्वारा उनकी चेन्नई निवास से नीचे हथियार लेकर हमला किया गया था। इस हमले में आर्मस्ट्रॉन्ग घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। उनके चरित्र में विवाद भी था, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड बंद कर दिया गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने जीवन में बहुत से युवाओं को शिक्षा और रोजगार के माध्यम से समर्थन प्रदान किया और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी राजनीतिक करियर में उनके स्थिर समर्थन के बावजूद आर्मस्ट्रॉन्ग के चरित्र पर सवाल उठे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उनका इतिहास शीट में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी ये गतिविधियां समाप्त हो गई थीं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने समर्थकों का समर्थन जीता, जो उनके समर्थन में आए थे। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने। मसूद पज़ेश्कियान ने हाल ही में ईरान के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। उन्होंने कट्टरवादी सईद जलीली को मात दी है, जो एक सशक्त चुनावी प्रतिद्वंद्वी थे। पज़ेश्कियान को 1.64 करोड़ वोट मिले, जबकि जलीली को 1.36 करोड़ वोट हासिल हुए। वे एक उदारवादी और हिजाब विरोधी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो चुनावी प्रचार में हिजाब के विरुद्ध खुलकर राय रखते हैं। पज़ेश्कियान एक पूर्व सर्जन हैं और वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने राजनीतिक भाषणों में कई बार हिजाब की खिलाफत की है और मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ खुले रूप से वक्तव्य किए हैं। इस चुनाव में उनकी विजय एक बड़ी राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है, जो ईरानी राजनीति में गहरे समर्थन और विपक्ष के बीच सवालों का मुद्दा बना है।